Hello friends, this is मेघा शर्मा. वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम. लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से हम डेटा को अलग अलग क्लासेस या कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. लेकिन क्लासिफिकेशन 2 स्टेप प्रोसेस होता है. 2 स्टेप में फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है लर्निंग स्टेप, जहाँ पे हम मॉडल को डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा. जो भी हमारे पास गिवन डेटा है या फिर पास्ट डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे जब हम कोई मॉडल डिजाइन करते हैं तो उसको हम फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, जो कि होता है लर्निंग स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप होता है प्रिडिक्शन स्टेप, क्योंकि जो भी मॉडल हमने बनाया है उसका जो मेन काम है, जिसके लिए हम ये मॉडल बना रहे हैं, उसका जो मेन काम होता है वो होता है प्रिडिक्शन करना कि किस तरह से हम, अगर हमारे पास कोई न्यू डेटा वैल्यू आती है तो हम उसे क्लासीफाई कर पाए. जैसे अगर हमारे पास कोई 2 या 3 क्लासेस हैं और वो क्लासेस हमने प्रीवियस डेटा के हिसाब से बनाए हुए हैं और हमारे पास कोई नया डेटा पॉइंट या फिर कोई डेटा सेट आता है, तो उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर पाए, उसके लिए हमें एल्गोरिदम्स की हेल्प लगती है. तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं with the help of this algorithm. K नियरेस्ट नेबर एक सिंपल एल्गोरिदम है जो क्लासिफाई करता है डेटा सेट्स को बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी विथ नेबर. इट वर्क्स इन अ वेरी सिंपल वे बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्टेंस फ्रॉम नोन डेटा पॉइंट्स. जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है कि हमने यहाँ पे 2 क्लासेस ली हुई हैं. यहाँ पे जो डेटा है वो 2 क्लासेस में डिवाइड है. एक क्लास है हमारे रेक्टेंगल की क्लास एंड जो सेकेंड क्लास है वो है हमारे ट्राइंगल की क्लास. अब यदि हमारे पास कोई अननोन डेटा है, सपोज हम अननोन डेटा को स्टार से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें उसे क्लासिफाई करना है यूजिंग के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम. तो जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अननोन डेटा है, हम उसका नियरेस्ट नेबर यहाँ पे फाइंड करेंगे. अब कितने नियरेस्ट नेबर हमको फाइंड करना है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के पे, कि हम यहाँ पे के की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है के नियरेस्ट नेबर. तो सपोज हमने यहाँ पे इस k की वैल्यू ली है 3, तो उस केस में हम यहाँ पे इसके 3 नेबर सिलेक्ट करेंगे. अगर हमने k की वैल्यू 4 ली होती तो उस केस में हम यहाँ पे 4 नेबर सिलेक्ट करते. अब जब हमने यहाँ पे k की वैल्यू 3 लेके 3 नेबर सिलेक्ट किए हैं, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है, और जिसकी भी मेजॉरिटी ज्यादा होगी हम अपने अननोन डेटा को उसी क्लास में क्लासीफाई कर देंगे. तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है एंड 1 रेक्टेंगल है, तो जो भी हमारा अननोन डेटा पॉइंट है हम उसको क्लास B में क्लासिफाई कर देंगे, क्योंकि B यहाँ पे ज्यादा है. तो इस तरह से k नियरेस्ट नेबर वर्क करता है. ये सबसे पहले नंबर ऑफ नेबर्स फाइंड करते हैं जो भी k की वैल्यू है, और उसमें से जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होती है अननोन डेटा पॉइंट को हम उसी कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं. नेक्स्ट है डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री भी क्लासिफिकेशन के लिए ही हेल्प होता है, जो कि क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. डिसीजन ट्री प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर बेस्ड ऑन द प्रीवियस लर्निंग एंड इनपुट डेटा सेट्स. डिसीजन ट्री स्टार्ट विथ अ सिंगल नोड which branches into possible outcome. Each of those outcome lead to additional node which branch off into other possibility. डिसीजन ट्री एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा जो स्टार्ट होगा एक सिंगल नोड से, और इस सिंगल नोड से अलग अलग हम ब्रांचेस लेंगे. ब्रांचेस मतलब जो भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे ब्रांचेस से डिनोट करेंगे. और जैसे जैसे पॉसिबल आउटकम्स हमारे बढ़ते जाएंगे उसमें एडिशनल नोड्स हम ऐड करते जाएंगे. तो इस तरह से हमारा डिसीजन ट्री कंप्लीट होगा. एल्गोरिदम जिस बेसिस पे वर्क करता है वो है बिगिन द ट्री विद द रूट नोड एंड स्प्लिट इनटू सबसेट्स. तो सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट लेके रूट नोड से इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको सबसेट में स्प्लिट करेंगे. If subset is pure, stop the process, else go to step 1 and repeat the process. अगर हमारा सबसेट प्योर है, प्योर का मतलब यहाँ पे होता है ऑल यस या और ऑल नो. मीन्स अगर हमको उस सबसेट में सारे ही आंसर यस या नो मिल रहे हैं तो उसके बाद हम उस नोड को फर्दर और क्लासीफाई नहीं करेंगे, उसके और सबसेट नहीं बनाएंगे. और इसके अलावा अगर हमें कुछ मिक्स्ड सेट मिल रहा है, मिक्स्ड सेट मतलब कुछ के आंसर यस है और कुछ के आंसर नो है, तब हमें उसे और आगे डिवाइड करना पड़ेगा और आगे उसको सबसेट बनाने पड़ेंगे. तो इस तरह से हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमें सारे प्योर सेट ना मिल जाएं. तो
जब तक हमें प्योर सेट नहीं मिलेंगे तब तक हम इसको और डिवाइड करते रहेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जो भी हमारा डिसीजन ट्री है वो प्रीवियस डेटा पे वर्क करता है, जो भी हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि अमित क्रिकेट खेलेगा या नहीं, और कंडीशन हमारे पास है वेदर दिया है रेनी, ह्यूमिडिटी है हाई एंड विंड है स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए जो पास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो 11 दिन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो अलग अलग कंडीशन दी हुई है, जिसमें प्ले वाले कॉलम में दिया हुआ है कि किस दिन उसने प्ले किया है या फिर नहीं किया है। तो अगर हम इन कंडीशन को देखें तो हम अगर ऐसे ही इससे आइडिया निकालें कि इसने क्रिकेट प्ले किया है या नहीं, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक भी कॉम्बिनेशन हमें इस तरह का नहीं दिख रहा है जहाँ पे रेनी, ह्यूमिडिटी हाई एंड विंड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम डिसीजन ट्री की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाने के लिए हम देखते हैं कि हम कौन सा एक एट्रीब्यूट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एट्रीब्यूट वेदर को, तो वेदर हमने एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है, और वेदर हमारे पास 3 टाइप का दिया हुआ था, क्लाउडी, सनी एंड रेनी। अब यहाँ पे हम जो भी हमारे पास पास्ट डेटा है, वो जो टेबल हमने देखा है उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कि किस किस कंडीशन में क्लाउडी था, किसमें सनी था और किसमें हमारे पास रेनी सीजन था। अब जब हम देख रहे हैं कि जब क्लाउडी वेदर था तो उस केस में हमारे पास हमको 3 यस मिल रहे हैं और 2 नो मिल रहे हैं। मतलब अगर वेदर क्लाउडी है तो उसने 3 दिन क्रिकेट खेला है और 2 दिन क्रिकेट नहीं खेला है। सनी वेदर अगर है तो उसने तीनों दिन ही क्रिकेट खेला है, और रेनी में हमें 2 यस एंड 1 नो मिलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सनी है वहाँ पे ऑल यस है, तो हमें इसको और ज्यादा क्लासीफाई या सबसेट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्योर सेट है। हमने आगे पढ़ा है कि अगर हमें प्योर सेट मिल जाता है तो हम डेटा को और ज्यादा डिवाइड नहीं करते। तो सनी वाला जो है वहाँ पे हमें डेटा को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम देखें क्लाउडी, तो क्लाउडी में हमारे पास 3 यस हैं और 2 नो हैं। तो हम यहाँ पे इसको और डिवाइड करेंगे, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि हम इसे किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यस जो मिल रहा है वो हाई ह्यूमिडिटी पे मिल रहा है, और नो जो है वो नॉर्मल ह्यूमिडिटी मिल रहा है। तो हम इसको अगर ह्यूमिडिटी के बेस पे क्लासीफाई करें आगे तो हमें प्योर सेट मिल सकता है। जबकि अगर विंड का देखें तो विंड में हमारे पास मिक्स्ड रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम रेनी का देखें तो रेनी में हमको विंड का हिसाब से यस मिल रहा है, विंड अगर वीक है तो, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो नो मिल रहा है। तो रेनी को हम और ज्यादा जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे विंड के बेसिस पे, और क्लाउडी को जो आगे डिवाइड करेंगे वो करेंगे ह्यूमिडिटी के बेसिस पे। तो नेक्स्ट हम अपना जो डिसीजन ट्री है उसको कंप्लीट करते हैं। क्लाउडी को हमने ह्यूमिडिटी के हिसाब से और 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, हाई एंड नॉर्मल, एंड रेनी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब अगर वेदर क्लाउडी है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो हमें आंसर मिल रहा है यस, और अगर क्लाउडी वेदर है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो हमें आंसर मिल रहा है नो। सिमिलरली अगर हमारा वेदर रेनी है, विंड वीक है, तो आंसर मिलेगा यस, और विंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आंसर मिलेगा नो। तो इतना प्रोसेस जो हमने किया है ये हमारा डिसीजन ट्री कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम इसको और ज्यादा अब क्लासीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में प्योर सबसेट मिल चुके हैं, प्योर सेट हमको मिल चुके हैं, या तो यस है या तो नो है। तो आगे इसको क्लासीफाई करने की हमें जरूरत नहीं है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास कि अमित क्रिकेट खेलेगा या नहीं अगर वेदर रेनी है, ह्यूमिडिटी हाई है या विंड स्ट्रॉन्ग है। तो हम स्टार्ट करेंगे वेदर रेनी से। वेदर रेनी है एंड हमारे पास जो विंड है वो है स्ट्रॉन्ग, तो हमारा आंसर आएगा नो। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन कर लिया है। इसी तरीके से हमें कोई और प्रिडिक्शन करना है तो हम डिसीजन ट्री बना के उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा वो प्रोबेबिलिटी पे बेस है। तो इस सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है। Probability is a measure of the likelihood of an event to occur। तो जब भी हमें कुछ likelihood find करना है किसी इवेंट के होने की तो हम probability का यूज करते हैं। Probability में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है number of favorable outcome to A upon total number of outcomes। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक ये बास्केट है, इस बास्केट में हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 10 हो गए हैं,
अब इस 10 बॉल्स में से अगर हम रैंडमली कोई बॉल पिक करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी सिलेक्टिंग अ रेड बॉल इज 6/10। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल इज 4/10। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं। अब क्योंकि हमको यहाँ पे रेड बॉल पिक करनी है तो रेड बॉल हमारे पास टोटल 6 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो है 10। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्टिंग रेड बॉल वो होगी 6/10 एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल इज 4/10। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का जो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सपोज अभी हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है जब हमारे पास दो बॉक्स हैं, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए में हमारे पास 4 ब्लू बॉल्स हैं एंड 1 रेड बॉल है एंड बॉक्स बी में हमारे पास 3 रेड बॉल है एंड 2 ब्लू बॉल्स है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इस केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो रेड बॉल की तो हम रैंडमली अगर किसी भी बॉक्स में से रेड बॉल ड्रॉ करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड हो 4/10। और सिमिलरली अगर हम रैंडमली किसी भी बॉक्स का यूज करके बॉल ड्रॉ करते हैं तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/10। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन दे दी जाए कि हमको जो बॉल पिक करना है वो बॉक्स ए से ही करना है, तो अब हमें बॉक्स बी का यूज नहीं करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इफ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए तो वो होगी हमारे पास 1/5। ये 1/5 इसलिए आया है क्योंकि अगर हम सिर्फ बॉक्स ए को कंसीडर कर रहे हैं तो बॉक्स ए में हमारे पास सिर्फ एक रेड बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वहां पे 5 है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं सिंबल P ब्रैकेट में R एंड वर्टिकल लाइन और फिर A। ये डिनोट कर रहा है P मतलब है प्रोबेबिलिटी, R का मतलब है जो हमारी प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल ड्रॉन करने की, वर्टिकल सिंबल जो होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है और A का मतलब होता है गिवन। मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ R हमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इफ गिवन कंडीशन इज बॉक्स A। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इफ बॉल इज ड्रॉन कंपल्सरली फ्रॉम बॉक्स B। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये कंडीशन दे दी जाए कि हमको बॉल बॉक्स बी में से ही ड्रॉन करनी है तो हम इसको डिनोट करेंगे सिंबल P R वर्टिकल लाइन और B। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन के बाद हम लिखते हैं, जैसे पहले में हमने A लिखा, इसमें हमने B लिखा, तो जो वर्टिकल लाइन के बाद हम लिखते हैं वो हमारी गिवन कंडीशन होती है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इफ सम कंडीशन इज गिवन और यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि हमें इसको बॉक्स बी में से ड्रॉन करना है। तो हमारे पास बॉक्स बी में 3 रेड बॉल थी एंड 2 ब्लू बॉल थी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/5। बेसियन मेथड। थॉमस बेस ने हमको एक बेस थ्योरम दिया है जिसको हम बेस थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये जो थ्योरम है ये डिस्क्राइब करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और ऑकरेंस बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ इवेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। तो जो भी हमारे पास प्रायर नॉलेज और इवेंट्स है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं। बेस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे PA एंड PB जो है वो प्रायर प्रोबेबिलिटी है जिसको हम ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। PA वर्टिकल बार B जैसे कि हमने अभी पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इसको यहाँ पे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे जिसका मतलब होता है लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट A ऑकरिंग गिवन दैट B इज ट्रू। मतलब A इवेंट होने के क्या चांसेस हैं अगर B हमें ट्रू दिया हुआ है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी B वर्टिकल बार A इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट B ऑकरिंग गिवन दैट A इज ट्रू। बेस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे। फाइंडिंग आउट अ पेशेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कैंसर डिसीज, लेट्स से स्मोकिंग टेस्ट इज द टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग डिसीज। तो हमारे पास क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आते हैं, हमारे पास अगर पास्ट डेटा है कुछ कि 10% पेशेंट को कैंसर होता है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.1।
अगर हमारे पास ये डेटा है कि जो भी हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उसमें से 5% स्मोकर है, तो हम इसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 0.05। अब इन पेशेंट में से जिनको हमने कैंसर डायग्नोज किया है, जो भी 10% पेशेंट हमारे कैंसर हैं, उन 10% में से हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें से 7% ऐसे हैं जो कि स्मोकर हैं। तो 10% पेशेंट जिनको कैंसर है उसमें से 7% स्मोकर है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B वर्टिकल बार A, मींस इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ patient is smoker given that patient have a cancer. So using Bayes theorem we can find the probability of having cancer if the patient is smoker. तो अब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट को कैंसर हो इफ द पेशेंट इज स्मोकर। मीन्स यहाँ पे हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A वर्टिकल बार B। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है जो हमने अभी पढ़ा, बेयर्स थ्योरम का फॉर्मूला होता है B वर्टिकल बार A मल्टीप्लाई बाय PA डिवाइडेड बाय PB। तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 0.14। तो इस तरीके से हम बेस थ्योरम का यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ द पेशेंट इज ए स्मोकर देयर चांसेस ऑफ हैविंग कैंसर इज 14%। थर्ड एल्गोरिदम है नेव बेस क्लासीफायर। नेव बेस क्लासीफायर को हम प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर बोलते हैं, जो बेस्ड होता है बेस थ्योरम पे, जो हमने अभी पढ़ा। नेव बेस क्लासीफायर की वर्किंग हम यहाँ पे इस एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि दो क्लासेस में डिवाइड हैं। फर्स्ट क्लास है रेड ऑब्जेक्ट का एंड सेकेंड क्लास है ग्रीन ऑब्जेक्ट का। तो टोटल हमारे पास 60 ऑब्जेक्ट्स हैं, 40 ग्रीन से एंड 20 रेड हैं। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो जाएगी 40/60 एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगी 20/60। तो जिस तरह से हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रायर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अब जो हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड की है उसके बेसिस पे अगर हमें कोई न्यू ऑब्जेक्ट दिया जाए, जैसे यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है, तो हमें इसे क्लासीफाई करना है। सपोज हम इस ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने व्हाइट सर्कल लिया है, इसे एक्स सपोज करते हैं। तो क्योंकि ये वेल क्लस्टर्ड है और हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी भी है, तो हम इसकी विसिनिटी चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल में हम देख सकते हैं कि अगर इसके पास रेड ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास है इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और अगर ग्रीन ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते तो हम बोलते कि इसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है उसमें नंबर ऑफ रेड ऑब्जेक्ट्स हमको 3 ही मिले हैं, और जबकि नंबर ऑफ ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हमको 1 मिला है। तो यहाँ पे इसके जो लाइक्लीहुड है, जो हम लाइक्लीहुड फाइंड कर रहे हैं, वो लाइक्लीहुड इसका रेड होने का ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन ग्रीन हमारे पास हो जाएगा 1/40, क्योंकि जो सर्कल हमने ड्रॉन किया था उस पे हमारे पास एक ही ग्रीन ऑब्जेक्ट था और 3 रेड ऑब्जेक्ट थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन रेड हो जाएगा 3/20। तो इसके बेसिस पे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रीन इज इक्वल टू होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड ऑफ एक्स गिवन ग्रीन। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं वो आया था हमारा 40/60, जिसको हम लिख सकते हैं 4/6 मल्टीप्लाई 1/40। तो हमें जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मिली है वो मिली है 1/60। एंड इसी तरह से पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग रेड हम फाइंड करेंगे, तो जो हमें मिलेगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3/20। तो आंसर हमारा आया है 1/20। तो इस तरीके से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो हमने जब स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था तो हम देख रहे थे कि वहाँ पे ग्रीन ऑब्जेक्ट ज्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में प्रायर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जो हमारा कंक्लूजन था उस हिसाब से हमारे पास ग्रीन आने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे जब हमने पूरा प्रोसेस अप्लाई किया है बेस्ड ऑन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमको रेड के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो फाइनली वी क्लासीफाई एक्स एज रेड सिंस इट्स क्लास मेंबरशिप अचीव्स द लार्जेस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो इसके जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो हाई है, तो जो भी न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है उसको हम रेड में क्लासीफाई करेंगे।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से नेओ बेस वर्क करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 3 एल्गोरिदम्स कंप्लीट करेंगे, जो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।